नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात करें राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। और राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों में आज हम बात करने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है, सर्वाधिक कृषि संभावनाओं वाला भौतिक प्रदेश है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। उसके वर्गीकरण की बात करेंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कितने भागों में किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की और उसके वर्गीकरण की। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश में हम बात करेंगे प्रदेश का अब देखिए, यदि हम राजस्थान के मानचित्र में बात करते हैं तो यह भाग जो है यह कहलाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि अरावली के पूर्व में स्थित है। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसका विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23.46% है, इसमें राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है और इसमें राजस्थान के लगभग 13 जिले अवस्थित है। यानी 13 जिले इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो देखिए, सबसे पहले तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का विभाजन किस आधार पर किया गया? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण नदी बेसिन के आधार पर किया गया है। नदी बेसिन के आधार पर पूर्वी मैदानी प्रदेश को तीन भागों में विभाजित यानी कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको नदी बेसिन के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। कैसे? देखिए, जैसे यह बाणगंगा नदी है, यह बनास नदी। तो बाणगंगा और बनास नदियों के आसपास के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? बनास बाणगंगा बेसिन। और इस बनास बाणगंगा बेसिन को भी
अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। रोही का मैदान, मालपुरा करौली मैदान, पीडमांट का मैदान और खैराड़ प्रदेश। इस तरह से जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को नदी बेसिन के आधार पर बांटा गया है, तो पहले बनास बाणगंगा बेसिन, और बनास बाणगंगा बेसिन में रोही का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, पीडमांट का मैदान और खैराड़ प्रदेश स्थित है। तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वह प्रश्न यही पूछा जाता है कि मालपुरा करौली का मैदान या रोही का मैदान, पीडमांट का मैदान या खैराड़ प्रदेश, यह किसका भाग है। तो यदि नदी बेसिन पूछा जाता है तो यह बनास बाणगंगा बेसिन का भाग है, और यदि भू आकृति प्रदेश से पूछा जाता है तो यह पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। इसके बाद दूसरा जो है वह है बी, माही बेसिन, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। छप्पन का मैदान, काठल का मैदान और वांगड़ प्रदेश। तो अब यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है, हमें यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा माही बेसिन का भाग है या नहीं है। तो छप्पन का मैदान, काठल का मैदान और वांगड़ प्रदेश यह माही बेसिन के भाग है। इसके अलावा कोई भी अन्य नाम आए तो वह माही बेसिन का भाग नहीं है। और तीसरा जो है उसे कहा जाता है चंबल बेसिन। जिसे हम डांग प्रदेश के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से पूर्वी मैदानी प्रदेश को नदी बेसिन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक है बाणगंगा बनास बेसिन, दूसरा जो है वह है माही बेसिन, और तीसरा जो है वह है चंबल। इस तरह से नदी बेसिन के आधार पे जो है राजस्थान के भू आकृति प्रदेश में पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। तो यह वर्गीकरण हमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बनास बेसिन का भाग कौन सा है, माही बेसिन का भाग कौन सा है और चंबल बेसिन का भाग कौन सा है। क्लियर हो गया। अब हम एक एक के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं कि बनास बाणगंगा बेसिन किसे कहते हैं और रोही का मैदान कहाँ है, माही बेसिन किसे कहते हैं, छप्पन के मैदान को लेकर क्या पूछा जाएगा और चंबल बेसिन में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है। एक एक को लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बनास बाणगंगा बेसिन की। राजस्थान के वो आकृति प्रदेश
जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ए। बनास बाणगंगा बेसिन। अब देखिए बनास बाणगंगा बेसिन किसे कहते हैं, तो पहले इस पूरे पिक्चर को समझना क्या है। यहां जो नदी है, यहां है चंबल नदी, यहां नदी है बनास नदी, यहां है बाणगंगा नदी और यहां है यमुना नदी। पहला पॉइंट। तो सबसे पहले तो आपको बनास बाणगंगा बेसिन के बारे में पता होना चाहिए। बनास बाणगंगा बेसिन का अर्थ है कि बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश को, जिनका विस्तार बनास और बाणगंगा नदियों के आसपास है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बनास बाणगंगा बेसिन कहते हैं। बनास एवं बाणगंगा नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश बनास बाणगंगा बेसिन कहलाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि बनास बाणगंगा बेसिन किसे कहते हैं, कि बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश को हम बनास बाणगंगा बेसिन कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि बनास बाणगंगा बेसिन है, इसको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो देखिए बनास बाणगंगा बेसिन को 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से हैं पहले समझना। सबसे पहला जो भाग है उसे कहा जाता है रोही का मैदान। दूसरा जो भाग है उसे कहा जाता है मालपुरा करौली मैदान। तीसरा जो भाग है वह कहलाता है पीडमांट का मैदान। और चौथा जो भाग है वह कहलाता है इस तरह से जो है बनास बाणगंगा बेसिन को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। अब आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4 भाग कौन से हैं और फिर एक एक का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए
सबसे पहला जो भाग है वह है रोही का मैदान, दूसरा है मालपुरा करौली मैदान, तीसरा है पीड-बांट का मैदान और चौथा है खैराड़। इस तरह से बनास बाणगंगा बेसिन को हम 4 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। अब रोही का मैदान क्या है, मालपुरा करौली का मैदान क्या है, पीड-मांट का मैदान क्या है, खैराड़ प्रदेश क्या है, इसको लेके भी कई बार प्रश्न पूछाते हैं कि इनका विस्तार कहां से कहां तक है। तो एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोही के मैदान की। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश में हम बात कर रहे हैं रोही का मैदान। अब देखिए रोही का मैदान कहां से कहां तक है। जब पहले हम अध्ययन करते थे तो हम पढ़ते थे कि जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा और यमुना नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते थे, रोही का मैदान। अब लेकिन यदि हम वर्तमान में बात करें तो समझना यहां से कि यहां जो बाणगंगा नदी है यहां कहां से निकलती है, यहां बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और बैराट की पहाड़ियां कहां पर हैं, अब वर्तमान में कोटपुतली बहरोड। तो कोटपुतली बहरोड से लगाकर भरतपुर तक का जो यह पूरा क्षेत्र है, जहां जहां बाणगंगा नदी बहती है, उनके पूरे बीच का जो क्षेत्र है यह पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, रोही का मैदान कहलाता है। तो इसीलिए हमें जब क्षेत्र पूछा जाए तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि कोटपुतली बहरोड से भरतपुर तक बाणगंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित मैदानी प्रदेश रोही का मैदान कहलाता है। यानी कि बहरोड से भरतपुर तक बाणगंगा और यमुना नदियों के मध्य जो मैदानी भाग स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, रोही का मैदान। और कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा रोही दोआब प्रदेश। रोही दोआब प्रदेश। अब यहां पे समझना, रोही दोआब प्रदेश जब भी पूछा जाएगा सदैव आपसे नदियां पूछी जाएगी कि रोही दोआब प्रदेश किन नदियों के बीच में, तो यमुना और बाणगंगा नदियों के बीच में।
क्यों पूछा जाएगा, इसके पीछे कारण है कि यमुना और बाणगंगा नदियों के बीच का यह क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब प्रदेश कहलाता है। और इसीलिए इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, रोही दोआब प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए रोही दोआब या रोही का मैदान दोनों एक ही है, जो बहरोड से लगाकर भरतपुर तक यमुना और बाणगंगा नदियों के बीच में, जिसमें दौसा भी आएगा, भरतपुर भी आएगा, डीग का क्षेत्र भी आएगा, जयपुर ग्रामीण का कुछ क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया है कि रोही दोआब क्षेत्र क्या है। इसके बाद दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान। अब देखिए बात करते हैं मालपुरा करौली के मैदान की। मालपुरा करौली का, अब देखिए समझना मालपुरा करौली का मैदान क्या है। मालपुरा जो कि कहां पर है, टोंक। मालपुरा टोंक से लगाकर करौली तक का जो क्षेत्र, जो बनास और बाणगंगा नदियों के मध्य स्थित है, उसे हम क्या कहते हैं, मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। मालपुरा टोंक से करौली तक बनास तथा बाणगंगा नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ मैदानी प्रदेश मालपुरा करौली मैदान कहलाता है, जो बनास बेसिन का उत्तरी भाग है। अब देखिए इसको भी समझना है कि इसको लेके क्या पूछा जाता है। तो देखिए मालपुरा करौली का मैदान, यानी कि जो मालपुरा टोंक में है वहां से लगाकर करौली तक का जो ये पूरा मैदानी प्रदेश है, जो कि बनास और बाणगंगा नदियों के मध्य स्थित है, यानी कि यह बनास बाणगंगा दोआब प्रदेश के रूप में जाना जाता है, इसे ही हम मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। तो यह भी ध्यान रखना कि बाणगंगा और बनास नदियों के बीच का जो यह क्षेत्र है, यह दोआब प्रदेश है। तो मालपुरा करौली का मैदान भी एक दोआब प्रदेश है, दो नदियों के बीच में। लेकिन जब कभी भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें बनास बेसिन के आधार पर भी पूछा जाता है कि बनास बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है। तो देखिए बनास नदी के उत्तर में कौन सा है, मालपुरा करौली का मैदान है। तो बनास बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें मालपुरा करौली के मैदान को लेकर प्रश्न पूछा था। इसके बाद जो तीसरा जो है वह है पीडमांट का मैदान। देखिए बात करते हैं पीडमांट का मैदान की। अब पीडमांट का मैदान क्या है कि देवगढ़, जो कि एक राजसमंद में स्थान है, देवगढ़ से लगाकर भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित
अरावली से अलग एक पृथक पहाड़ी और या पठारी क्षेत्र है, उसे हम पीडमांट का मैदान कहते हैं। तो यह ध्यान रखना। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित अरावली से पृथक निर्जन पहाड़ी या पठारी क्षेत्र पीडमांट का मैदान कहलाता है। तो इस तरह से पीडमांट, यदि इसको हम मानचित्र में देखें तो किस तरह से दिखता है, यहां शुरू होता है, यहां से यहां है देवगढ़ राजसमंद में, और कहां तक है, अब इसका निर्माण जो है बनास नदी के द्वारा, बनास नदी इसको जो है अरावली से क्या करती है, पृथक करती है। तो यहां एक तरह से कैसा है, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र है जो कि निर्जन है, यहां पे लोग नहीं रहते हैं। तो इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी के द्वारा निर्मित अरावली से पृथक निर्जन जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे ही हम क्या कहते हैं, पीडमांट का मैदान। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडमांट का मैदान कहां अवस्थित है। तो जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीय विस्तार पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राजसमंद और भीलवाड़ा तो अरावली के अंतर्गत आते हैं, तो फिर यह पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग क्यों है। तो अब यहां पे समझना कि पीडमांट का जो मैदान है, पीडमांट का मैदान अरावली पर्वतीय प्रदेश में कि यह जो पीडमांट का मैदान है यह अरावली में स्थित है। तो आप कहेंगे जब यह अरावली का में स्थित है तो यह पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग क्यों। इसका कारण है कि इस क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, बनास नदी के द्वारा किया जा रहा है, और हम नदी बेसिन के आधार पर पूर्वी मैदानी प्रदेश का विभाजन करते हैं। तो बनास नदी के आसपास का क्षेत्र जो बनास नदी के कारण निर्मित है, इसीलिए इसे हम जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत पढ़ते हैं। जबकि इसकी स्थिति पूछी जाती है तो हम इसे अरावली पर्वतीय प्रदेश में बताते हैं। कि आपसे पूछा जाए पीडमांट का मैदान अवस्थित है तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में होगा, और यह पूछा जाए कि पीडमांट का मैदान किसका भाग है तो हम कहेंगे बनास बेसिन का भाग है, और बनास बेसिन किसके अंतर्गत आएगी, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें पीडमांट के मैदान को पूछा। इसके बाद आता है अगला खैराड़ प्रदेश।
कई जगह इसे माल खैराड़ भी लिखा हुआ मिलता है। माल का अर्थ होता है प्रदेश, खैराड़ प्रदेश या माल खैराड़। अब यहां कहां से कहां तक है, तो यहां जो है जहाजपुर, शाहपुरा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश खैराड़ प्रदेश कहलाता है। यानी कि खैराड़ प्रदेश किसे कहते हैं कि पहले हम पढ़ते थे कि जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के बीच, लेकिन अब यहां जहाजपुर शाहपुरा से टोंक के बीच, यानी कि शाहपुरा, केकड़ी और टोंक, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। शाहपुरा का भाग आएगा, केकड़ी का भाग आएगा और टोंक का भाग जो आएगा वह खैराड़ प्रदेश यानी कि माल खैराड़ का भाग है। यदि इसको हम मानचित्र में देखें तो देखिए यहां से शुरू होता है, यहां है जहाजपुर जो कि शाहपुरा में है, यहां पर है केकड़ी, यहां केकड़ी का भाग है और यहां पर है टोंक। तो जहाजपुर, केकड़ी और टोंक का ये जो क्षेत्र है यह पूरा बनास नदी द्वारा निर्मित जो मैदानी भाग है उसे ही हम माल खैराड़ या खैराड़ प्रदेश के रूप में जानते। तो इस तरह से हम बनास बाणगंगा बेसिन को 4 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। तो अब शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि बनास बाणगंगा बेसिन क्या है, बनास बाणगंगा बेसिन के कौन कौन से भाग हैं और बनास बाणगंगा बेसिन के जो भाग है वह कहां से कहां तक है या उनकी क्या विशेषता है, किस तरह से पूछा जा सकता। इसके बाद अगला आता है वह है माही बेसिन। तो बात करते हैं माही बेसिन की। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, इसमें हम बात करेंगे माही बेसिन। अब देखिए माही बेसिन किसे कहते हैं। माही बेसिन डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माही नदी के आसपास स्थित मैदानी प्रदेश को हम माही बेसिन के नाम से जानते हैं। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में माही नदी के आसपास स्थित मैदानी प्रदेश माही बेसिन
कहलाता है। माही बेसिन किसे कहते हैं कि माही नदी के आसपास का क्षेत्र जो इन 3 जिलों में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कैसे देखिए, यहां है डूंगरपुर, यहां है बांसवाड़ा और यहां है इन 3 जिलों में, यहां है अब ध्यान रखना, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र 2 जिलों में, यहां माही नदी खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है और इसके बाद यहां बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों में बहती हुई गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन इसके माही बेसिन में 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के साथ साथ प्रतापगढ़। इसीलिए इसे तीनों जिलों को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, माही बेसिन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, माही बेसिन को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। माही बेसिन को 3 भागों में विभाजित किया गया। अब कौन कौन से भाग हैं देखिए, एक तो है छप्पन का मैदान, दूसरा है काठल का मैदान और तीसरा है वांगड़ प्रदेश। अब देखिए, आपको यह क्लियर होना चाहिए कि छप्पन का मैदान, काठल का मैदान, वांगड़ प्रदेश का संबंध कौन से जिलों में, क्योंकि माही बेसिन में 3 जिले आते हैं। तो इसमें यदि हम बात करें छप्पन का मैदान, तो छप्पन का मैदान जो है यहां बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। काठल का मैदान यहां प्रतापगढ़ में है और वांगड़ प्रदेश यहां बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और इसीलिए हम कहते हैं कि माही बेसिन में यहां 3 जिले आते हैं और माही बेसिन को हम 3 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। अब देखिए, यदि हम मानचित्र में देखें तो इसमें जो केवल प्रतापगढ़ में है इसे कहा जाता है काठल का मैदान। अब जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है इसे कहा जाता है छप्पन का मैदान, और जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है इसे कहा जाता है तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि माही बेसिन में कौन कौन से भाग हैं और काठल के मैदान का संबंध किससे है, छप्पन के मैदान का संबंध किससे है और वांगड़ प्रदेश का संबंध किससे है। अब शायद आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि काठल का मैदान केवल प्रतापगढ़ में है, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 2 जिलों में है और वांगड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में अवस्थित है। क्लियर हो गया। अब यह है क्या, छप्पन का मैदान किसे कहेंगे, काठल का मैदान किसे कहेंगे, वांगड़ प्रदेश किसे कहेंगे, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छप्पन के मैदान की कि छप्पन का मैदान क्या है। राजस्थान के
सबसे पहले हम बात करते हैं छप्पन का मैदान। अब देखिए छप्पन का मैदान कहां पर है, हमने कहा कि यहां बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के आसपास जो 56 गांवों या नदी नालों का समूह है उसे ही संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, 56 गांव, 56 का मैदान कहते हैं। कि माही नदी के आसपास बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में स्थित 56 गांवों या नदी नालों का समूह। छप्पन का मैदान कहलाता है। यानी कि 56 का मैदान का संबंध दो जिलों से, किससे है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से हैं। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो 56 गांवों का समय है, समूह है, या 56 नदी नालों का समूह है, उसे ही संयुक्त रूप से 56 का मैदान कहते हैं। इसके बाद दूसरा है, वह है काठल का मैदान। तो बात करते हैं काठल के मैदान की। अब काठल का मैदान का जो संबंध किससे है, कि काठल का मैदान का संबंध केवल किससे है, प्रतापगढ़ से। अब प्रतापगढ़ में कहां पर है, यह ध्यान रखना कि प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का जो तटवर्ती मैदान है उसे ही हम क्या कहते हैं, काठल का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान या किनारे की भूमि काठल का मैदान चला। इसलिए ध्यान रखना, यह भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि माही नदी के किनारे की भूमि को क्या कहा जाता है, तो किनारे की भूमि या तटवर्ती मैदान को काठल का मैदान कहा जाता है, जिसका विस्तार केवल कहां पर है, प्रतापगढ़। इसके बाद जो आता है वह है वांगड़ प्रदेश। तो बात करते हैं वांगड़ प्रदेश की। वांगड़ प्रदेश क्या है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही नदी द्वारा निर्मित
विखंडित पहाड़ी क्षेत्र, वांगड़ प्रदेश, कहलाता। तो ये ध्यान रखना कि माही बेसिन को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। 56 का मैदान जिसका विस्तार बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है, काठल का मैदान जिसका विस्तार केवल प्रतापगढ़ में है, और वांगड़ प्रदेश जिसका विस्तार डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इस तरह से हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत माही बेसिन को, जो कि दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत है, उसे भी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत या पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग के रूप में शामिल करते हैं, क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण नदी बेसिन के आधार पर किया गया है। और जिस नदी बेसिन में जो क्षेत्र आता है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से या नदी के द्वारा निर्मित है, उसे हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यह था राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत माही बेसिन। और इसके बाद आता है वह है चंबल बेसिन, जिसे हम बीहड़ के रूप में जानते हैं। तो बात करते हैं चंबल बेसिन की। राजस्थान के अब देखिए, सबसे पहले तो चंबल बेसिन क्या है। चंबल नदी, जो कि अवनालिका, अपर्दन, उत्खात स्थलाकृति या बीहड़ के लिए जानी जाती है। पहला पॉइंट। तो चंबल बेसिन का तात्पर्य है बीहड़ से, कि चंबल नदी द्वारा अवनालिका, अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति, जहां घने जंगल पाए जाते हैं, बीहड़ अब ध्यान रखना, चंबल बेसिन को हम बीहड़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चंबल नदी जो कि कहां से निकलती है, जनापांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और 84गढ़ यहां जो है जनापांव की पहाड़ियों से निकलकर 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है,
उसके बाद ये हाड़ौती के पठार से गुजरती है। कहां से गुजरती है? और हाड़ौती के पठार के बाद में यह जब मैदानी भाग में जाती है तो यहां पर यह क्या करती है? अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन का मतलब है कि यहां की जो मिट्टी को नालियों के द्वारा अपने साथ ले जाती है। और इसके कारण यहां पर जो है उबड़ खाबड़ भूमि का क्या होता है? निर्माण होता है। उबड़ खाबड़, और इस उबड़ खाबड़ भूमि को ही हम क्या कहते हैं? उत्खात स्थलाकृति। और उत्खात स्थलाकृति में यहां पर घने जंगलों का क्या होता है? निर्माण होता है। और इन्हीं घने जंगलों को हम क्या कहते हैं? बीहड़ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि चंबल बेसिन का तात्पर्य किससे है? बीहड़ से है। पॉइंट क्लियर हो गया कि चंबल बेसिन में जहां जहां अवनालिका अपर्दन से उत्खात स्थला आकृति का निर्माण होता है और घने जंगल पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में बीहड़ का विस्तार कौन कौन से जिलों में? तो देखिए, इसमें यदि हम जिलों की बात करें तो यह डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर, यहां जो है यहां है करौली, और यहां है अब ध्यान रखना, समझने की बात है कि चंबल नदी जो है यह सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर इन 3 जिलों में ही बहती है। इसीलिए बीहड़ का विस्तार इन 3 जिलों में। लेकिन हाल ही में जब नए जिलों का गठन किया गया है तो उसमें जो है करौली और सवाई माधोपुर को मिलाकर एक नया जिला और बनाया गया है, जिसे कहा गया है गंगापुर सिटी। तो अब समझना यहां से कि राजस्थान में बीहड़ का विस्तार पूछा जाता है तो हमें यदि 3 जिलों के आधार पर पूछा जाएगा तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर ही आएंगे। लेकिन नए जिलों में यदि गंगापुर सिटी की बात करते हैं तो चौथे जिले के रूप में हम गंगापुर सिटी को पढ़ते हैं। लेकिन यहां प्रश्न पर निर्भर करता है कि जहां पर चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है, केवल उन्हीं जिलों में बीहड़ विस्तार ज्यादा होगा, क्योंकि गंगापुर सिटी से चंबल नदी नहीं निकलती है। लेकिन चंबल बेसिन के रूप में हम इसको शामिल कर सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, राजस्थान में बीहड़ का विस्तार पूछा जाता है। राजस्थान में बीहड़ का विस्तार, तो ध्यान रखना धौलपुर, करौली, मुख्य रूप से तो यह 3 ही जिले आएंगे। लेकिन यदि नए जिलों के आधार पर पूछा जाए तो चौथा जिला जो है वह कौन सा होगा? यानी 3 जिले पूछे जाएंगे तो 3 यही आएंगे, धौलपुर, करौली और। लेकिन चौथा जिला यदि पूछ लिया जाए तो यह ध्यान रखना, चौथे जिले में हमें किसे शामिल करना है? गंगापुर सिटी को ही शामिल करना है। लेकिन मुख्य रूप से कितने आएंगे? 3 जिले। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में जो है बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार कहां है? राजस्थान में बीहड़ का
सर्वाधिक विस्तार, सबसे ज्यादा जो इसका फैलाव है वह है सवाई माधोपुर में। और राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक घनत्व यह है धौलपुर में। और बीहड़ की रानी या डांग की रानी पूछा जाए तो यह कहा जाता है, तो यह भी ध्यान रखना कि चंबल बेसिन के अंतर्गत मुख्य रूप से बीहड़ को पूछा जाएगा। और बीहड़ में यदि पूछा जाए कि बीहड़ का सबसे ज्यादा विस्तार कहां है, तो विस्तार सवाई माधोपुर में, यानी कि फैलाव ज्यादा कहां मिलेगा आपको, सवाई माधोपुर। लेकिन घनत्व की कम क्षेत्रफल में ज्यादा बीहड़ कहां है, तो वह धौलपुर में ज्यादा है। इसीलिए दोनों पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान रखना कि विस्तार पूछा जाएगा तो सवाई माधोपुर, और यदि केवल पूछा जाता है कि राजस्थान में बीहड़ कहां है, तो इसका तात्पर्य बीहड़ के घनत्व को पूछा जा रहा है और वह सबसे ज्यादा कहां है, धौलपुर में। अब बीहड़ की रानी या डांग की रानी किसे कहते हैं, तो करौली को कहते हैं। लेकिन अब एक और शब्द आता है कि हमने कहा है कि चंबल बेसिन को हम डांग प्रदेश के रूप में जानते हैं, तो डांग प्रदेश का अर्थ क्या है, क्योंकि डांग प्रदेश को लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चंबल बेसिन में जहां जहां पर घने जंगल है, बीहड़ है, और उन बीहड़ में जहां डाकू पाए जाते हैं या डाकू रहते हैं, दस्यु रहते हैं, उसे ही हम डांग प्रदेश कहते हैं। तो बात करते हैं डांग प्रदेश की। डांग प्रदेश, अब डांग प्रदेश क्या है समझना यहां से। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी में बीहड़ युक्त क्षेत्र जहां दस्यु, डाकू निवास करते हैं, डांग प्रदेश कहलाता है। अब देखिए डांग प्रदेश का मतलब है किससे, डाकू से, कि जहां जहां चंबल बेसिन में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और यदि चौथा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे गंगापुर सिटी। सामान्यतः हमें 3 जिलों पर ही फोकस करना है, हमें चौथा जिला ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि हमें 4 जिलों के हिसाब से पूछा गया है या 3। लेकिन यदि आपको लगता है कि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर एक में है और एक में सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और धौलपुर है, तो उस समय सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि चंबल नदी इन 3 जिलों में बहती है और बीहड़ का विस्तार इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा है। और जहां जहां बीहड़ है, जिन बीहड़ में डाकू निवास करते हैं, दस्यु निवास करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, डांग प्रदेश कहते हैं। इसीलिए कई बार प्रश्न आता है कि डांग प्रदेश के लिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं,
तो चंबल बेसिन में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और नए जिलों के हिसाब से गंगापुर सिटी इसके अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमें चंबल बेसिन को लेके पूछा जा सकता है कि चंबल बेसिन जो किसके लिए जानी जाती है, अवनालिका अपर्दन के लिए, उत्खात स्थला आकृति और बीहड़ के लिए जानी जाती है। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, उत्खात स्थला आकृति यानी उबड़ खाबड़ भूमि के लिए कौन सी जानी जाती है, या फिर बीहड़ के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो चंबल नदी। और सबसे ज्यादा बीहड़ का, सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन यही नदी करती है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत बनास बाणगंगा बेसिन, माही बेसिन और चंबल बेसिन को लेके जितना पूछा जा सकता है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन और इसी के साथ जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।